नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से हमारे हिंदी प्रीवियस पेपर की सीरीज चलाई जा रही है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है हम अपना पूरी डिटेल के साथ सोल्व करते हैं, इसी तरह से अब आपको जीएस और उत्तराखंड में भी ये सीरीज मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, आपको क्वेश्चन अब तक करा दिए गए होंगे। ये हमारी सीरीज है, जितने भी हमारे उत्तराखंड में पेपर हुए हैं उन सब महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है सबको कलेक्ट किया गया है और उन्हें पूरी डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे एग्जामों में यही क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। शुरू करते हैं अपना हिंदी सीरीज में। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, खान खान भूख और लान लान जाड़ो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अर्थात खाते खाते भूख लग जाना, ये इसका कुछ सेंस निकला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं उनका कभी भी समापन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, इच्छाओं का समाप्त ना होना। खान खान भूख लान लान जाड़ो लोकोक्ति का सही अर्थ यही होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। नेपाली साहित्य का इतिहास किस रचनाकार द्वारा लिखा गया है? नेपाली साहित्य का इतिहास बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दे दिए गए हमारे, शेखर जोशी, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी और पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो ये जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बर्तवाल द्वारा लिखा गया है। अन्य जानकारी जो हमारे एग्जाम में आती है पीताम्बर दत्त बर्तवाल से संबंधित, आपको याद रखना कि जब ये अपनी बाल्यावस्था में थे तो अंबर नाम से रचनाएं लिखते थे। किस नाम से? अंबर, याद रखना। उसके अलग नेक्स्ट एक पत्रिका पूछी जाती है पीताम्बर दत्त बर्तवाल की, महत्वपूर्ण पत्रिका, तो बताना इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है हिलमैन। किसकी मासिक पत्रिका है? तो बताना पीताम्बर दत्त बर्तवाल की हिलमैन महत्वपूर्ण पत्रिका है। जबकि अन्य जानकारी जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे रामानंद का हिंदी रचनाएं, रामानंद की हिंदी रचना, रामानंद की हिंदी रचना या रचनाएं महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारे एग्जाम में पूछी गई है गोरख बाणी, ये महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद नेक्स्ट सूरदास की जीवन सामग्री, सूरदास की जीवन सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना और आती है जैसे हरिदास की साखी, हरिदास की साखी। उसके बाद नेक्स्ट योग प्रभा, रैदास की साखी, रैदास की साखी। सब साखी साखी वाली जितनी भी रचनाएं होंगी किसकी होंगी? पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। जैसे हरिदास की साखी, रैदास की साखी, और आती है आपकी कबीरदास की साखी। तो साखी साखी वाली किसकी है? बताना पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। बाल्यावस्था में अंबर नाम से लिखते थे और इनकी जो पत्रिका है कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है, क्या नाम है? हिलमेल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा बड़माला से, और क्या पूछा है? ओ के बारे में पूछा है। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ का उच्चारण स्थान पूछा गया है ये हमसे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है स्वरों सा क्वेश्चन है, और आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है? तो बताना स्वरों का उच्चारण हमारा 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला आता है कंठ, दूसरा कंठ के बाद तालु, नेक्स्ट कंठ तालु, मूर्धा, उसके बाद ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। कितने हो गए? 6 प्रकार हो गए, ठीक है। जबकि आपको याद रखना है एक होता कंठ तालु मूर्धा, जो होता हमारा दंत, दंत आधार पर कोई भी स्वर नहीं होता। तो याद रखना स्वर का उच्चारण किस आधार से नहीं होता? तो बताना दंत आधार से नहीं होता है। तो दंत आधार से सिर्फ हमारे क्या होते हैं? व्यंजन आते हैं।
अब बात कर लेते हैं जो कंठ में आते हैं। कंठ में क्या आएगा हमारा, एक छोटा ए और आ, दोनों कंठ में। तालु में दोनों ई आ जाएंगे, याद रखना। मूर्धन्य में हमारा री आ जाता है। ओष्ठ में हमारे दोनों ऊ आ जाएंगे, जोड़े के साथ चलते हुए आ रहे सब। उसके बाद नेक्स्ट जो कंठ ओष्ठ है, इसमें हमारा ओ और औ आ जाएगा, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद कंठ तालु में हमारा ए और अ आते हैं। तो ये उच्चारण होता है हमारे स्वरों का, याद रखना कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। और किसका प्रयोग नहीं करते तो बताना। स्वरों के उच्चारण में हम दंत का प्रयोग नहीं करते, तो दंत का प्रयोग सिर्फ कहां होता है, हमारे व्यंजनों में होता है। तो ओ का जो उच्चारण स्थान होगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कंठ ओष्ठ कौन से में दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो क्या है, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने है, और क्या पूछा है, जब जो हमारा सर्वनाम होता है, जब शब्द का तत्सम क्या होगा, बताइए क्या होगा जब शब्द का तत्सम पूछा है। सर्वनाम से पूछ लिए गए हैं, याद रखना। देखो जो दिया गया है जबर, ये तो कुछ नहीं होता, ये तो काट देना। जो दिया गया है कदा, इसका होता है कब, कदा कब। जो हमारा दिया गया है तदा, इसका होता है तब। तो बचा क्या, यदा। यदा का क्या होता है, जब होता है, क्योंकि यह जय में परिवर्तित हो जाता है, इस कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये एग्जाम में नहीं आया है। तो याद रखना, देखो कितना आसान था, लेकिन अगर आपने प्रीवियस पेपर में कर रखा होगा तो सही हुआ होगा, वरना गलत हुआ होगा। और यही चीज होती है कि अगर यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं छोटे बड़े क्वेश्चनों में फंसी जाते हैं। और ये तो 100% तय है, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आपकी याद का नहीं आया और आपके करे हुए आपके दायरे के बाहर का आया, तो कितना ही आसान क्यों ना हो, आप उसे गलत ही करोगे अगर आप उसे अटेम्प्ट करने जाओगे तो। क्वेश्चन देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया हमारा अलंकार से, और क्या पूछा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग का थी ढेर में कौन सा अलंकार होगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग का थी ढेर में कौन सा हमारा अलंकार होने वाला है, बताइए। उत्प्रेक्षा, रूपक, उसके बाद विभावना, या आपका उपमा अलंकार, कौन सा हमारा अलंकार होने वाला है। अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना है कि इसके कुछ हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आभूषण बोल देते हैं, अलंकार को आभूषण बोल देते हैं, जेवर, उसके बाद पदक, नेक्स्ट गहना। ये सब हमारे अलंकार के पर्यायवाची आपको याद रखना है। अलंकार के संस्थापक पूछे जाए तो कौन होते, आचार्य बामन। आचार्य बामन को अलंकार का संस्थापक बोला गया है, जबकि अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति आते हैं आचार्य दंडी जी आते हैं। ठीक है, दोनों का भी अलग अलग है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अलंकार का सम्राट पूछा जाए या अलंकार का बादशाह, तो कौन हो जाते हैं, केशवदास जी हो जाते हैं। केशवदास, केशवदास हमारे रीतिकाल के सबसे बड़े कवि थे, और रीतिकाल में ही सर्वप्रथम अलंकारों का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो ये अलंकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखना है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग का थी ढेर। यदि आपने इस सी से पहचान लिया होगा तो आप क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे कि किसमें हमारे वाचक चिन्ह आते हैं, और वाचक चिन्ह भी कौन से हमारे, जैसे सा, सी, से, सरिस, ये शब्द आते हैं, किसमें आते हैं ये हमारे, तो ये आते हैं हमारे उपमा अलंकार में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग का थी ढेर में कौन सा अलंकार है, तो बताना उपमा अलंकार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उपमा अलंकार के बारे में। पूछा जाए उपमा अलंकार के भेद, तो देखो ये अकेला ऐसा अलंकार है जिसके भेद कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एक होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा, और तीसरा होता है मालो उपमा, मा लो उपमा। तो भेद कितने हैं इसके, बताना 3।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से पूछा जाता है कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। अगर बात करें अंग तो बताना, अंग होते हैं सर 4। कितने अंग होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, भेद अलग है और अंग अलग है। अंग कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं तो बताना, पहला होता हमारा उपमेय, उपमेय। दूसरा होता उपमान, उपमेय उपमान। दूसरा होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म। और तीसरा होता, चौथा होता हमारा वाचक चिन्ह, वाचक चिन्ह। ठीक, तो अंग पूछे 4, भेद पूछे 3, उपमा अलंकार की बात की गई थी। इससे अलग और जानकारी अगर आपको लेनी है तो उपमा अलंकार के बारे में सबसे बड़े कवि पूछे जाए तो बताना कालिदास। उपमा अलंकार के सबसे बड़े कवि हमारे कौन थे, कालिदास जी थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी में विभावना, इसमें तो विशेष प्रकार की कल्पना की जाती है। रूपक अलंकार में क्या होता है, आरोप लगाया जाता है। रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। और रूपक अलंकार के सबसे बड़े कवि कौन आते हैं हमारे, तुलसीदास जी। कौन है, तुलसीदास। रूपक अलंकार के भेद पूछे जाए तो बताना इसके 3 भेद होते हैं। सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार के सबसे बड़े कवि पूछे जाए तो बताना मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं। और पूछे जाए उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 ही भेद होते हैं। ये आधुनिक अलंकार के आधार पर जो अब हमारे क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर सोचता है अगर आप उससे आगे सोचोगे तब तो सही है, वरना जिंदगी तो अब तक जैसा चली है चली ही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मधुसूदन किसका पर्यायवाची, बताइए। किसी भगवान का पर्यायवाची है मधुसूदन, लेकिन इसमें तो दिए भी सारे भगवान ही गए हैं, कार्तिकेय, शिव, कृष्ण और जी राम। किसका पर्यायवाची है हमारा मधुसूदन। तो याद रखना मधुसूदन से अलग और पर्यायवाची होते हैं जो हमारे, इनके याद रखना। जैसा आता माधव, मधुसूदन, माधव, उसके बाद नेक्स्ट योगेंद्र, महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुकुंद, गोपाल, अब तो पता भी चल गया होगा किसकी बात हो रही है, गोपाल। उसके बाद नेक्स्ट रण छोड़, क्योंकि इन्होंने रण छोड़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बलबीर, योगेंद्र, मुकुंद, माधव, मोहन, गोपेंद्र, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। या उसके बाद मुरारी, मुरलीधर, सब किसके हैं ये, तो ये हमारे कृष्ण जी के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, सारे हमारे पर्यायवाची। अगर पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची से आप विलोम शब्द कर ले जाओगे। पर्यायवाची से आप शब्द युग्म जो छांटने के लिए आते हैं शब्द युग्म वो भी करके ले जाओगे। और पर्यायवाची गलत है तो बहुत जगह ऐसा होगा जहां आपको झटका लग जाएगा करते समय। क्वेश्चन देखो अगला जो हमारा दिया गया है, तुर्की किस भाषा का शब्द है। तुर्की के बारे में पूछा है, ये हमारा किस भाषा का शब्द है बताइए। जबकि तुर्की खुद अपना अलग है, लेकिन यहां पूछ लिया तुर्की खुद किस भाषा का शब्द है हमारा। तुर्की अरबी फारसी, तुर्की क्या तुर्की का है और उसके बाद उर्दू, बताइए। तुर्की तुर्की का तो नहीं होगा, तो किसका, ये हमारा अरबी भाषा का है। अब देखो कुछ भाषाओं का कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे हमारा होता है हिंदी, हमें पता हमारा हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और ये तुर्की जो भाषा होती है ये कौन सी का है, ये अरबी का है। सही, इतना याद रखना। और ये जो उर्दू है जो ऑप्शन नंबर डी में, ये पूछा है कौन सी भाषा का, तो बताना ये तुर्की का है। आया कॉन्सेप्ट समझ में, मतलब भाषा है वो सब अपनी, लेकिन खुद जो उनके मूल शब्द है वो अपने नहीं है। जैसे लास्ट में देखो उर्दू तुर्की का, तुर्की अरबी का, हिंदी फारसी का। और बताएं देखो अगर पूछा जाए अंग्रेजी, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है तो बताना ये हमारा फ्रांसीसी का है। ठीक है, तो ये जो चीज है आपको समझना कि अंग्रेजी फ्रांसीसी का है
उसके बाद उर्दू तुर्की का है, तुर्की अरबी का है, हिंदी फारसी का है। अब बात कर लेते हैं कुछ अरबी शब्द जो हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आते हैं हमारे वकील साहब। वकील कौन सी भाषा का शब्द है, बताना, अरबी। उसके बाद वकील साहब आगे तो अदालत भी आएगी, वकील, अदालत। उसके बाद नेक्स्ट औरत, शराब, गरीब, गरीब के साथ आ जाएंगे अमीर, गरीब अमीर एक साथ जोड़ देना, वकील और अदालत को जोड़ देना। नेक्स्ट किताब, वकील साहब के साथ किताब भी जोड़ लेना, किताब। ठीक, तो ये मौसम, तो ये वो शब्द हैं जो हमारे अरबी भाषा के हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना। तुर्की कौन सी भाषा का है, उर्दू कौन सी भाषा का है, हिंदी किसका है, अंग्रेजी किसका है, सब अलग अलग है। और इसी को पढ़ लेना भैया अपना परीक्षा कहते हैं। ठीक, इन सब पे अपनी विजय प्राप्त कर लेना, यही नैया पार लगा देना है। एक और लोकोक्ति आ गई हमारी, देखो क्या है, कब कोआ कड़कल कब रात बियाली। लोकोक्ति का अर्थ बताइए, बताइए। कब को कड़कल कब रात बियाली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। कुछ सेंस लगा सकते हो, कोई भी शब्द एक मिलता हो आप उससे लगा सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कष्टदायी समय व्यतीत करना। जो कष्टदायी समय होता है बहुत लंबा होता है और इसे समय के अनुसार व्यतीत करना, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। कब को कड़कल कब रात बियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, वाक्य के कितने अंग होते हैं, अंग पूछा है। वाक्य के अंग 2 3 4 5 क्या होते हैं। तो वाक्य के अंग हमारे कितने होते हैं, तो वाक्य के अंग 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है, तो कहना ये दोनों वाक्य के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट बताइए क्या आंसर हुआ। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, बताइए। किस केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी नहीं होगी, दिल्ली, लद्दाख, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, बताइए। देखो, दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है, और अगर दूसरी पूछी जाए तो बताना हिंदी की दूसरी भाषा पंजाबी है। लद्दाख की पूछी जाए कौन सी है, तो लद्दाख की हिंदी हो गई है, जब से अपना लद्दाख अलग हुआ है, उससे पहले कश्मीरी थी जब तक साथ था। उसके बाद अंडमान निकोबार की, इसकी भी हमारी क्या है, हिंदी है, जबकि दूसरी इसकी बंगाली है। ठीक है, पहली क्या है, हिंदी। उसके बाद जो लक्षद्वीप है इसकी हिंदी नहीं, तो सर इसकी क्या है, इसकी मलयालम है, मलयालम है, और मलयालम ही हमारे केरल की है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा हमारा अपभ्रंश से, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। बताइए, ये तो अब जोड़ा भी गया है, जो नए हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीजें हमारी ऐड कर दी गई हैं। आप बताइए क्या इसका आंसर हमारा होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, उड़िया भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, बताइए। उड़िया के बारे में पूछा है, अपभ्रंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा टूटा हुआ, टूटा हुआ या खंडित कोई चीज जो बिखर जाती है उसे अपभ्रंश कहते हैं। नेक्स्ट कुछ व्यक्ति आते हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछा है अपभ्रंश का जन्मदाता, तो जो हमारा अपभ्रंश का जन्मदाता होता है आचार्य बियाड़ी, आचार्य बियाड़ी हमारे जो अपभ्रंश के जन्मदाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं हम अपना, सूरदास जी को नहीं कहते, अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है आचार्य स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि या
अपभ्रंश का महान कवि। उससे अलग अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपभ्रंश का अन्य नाम क्या है, तो अपभ्रंश का अन्य नाम है उकार बहुला। उकार बहुला ये अपभ्रंश का अन्य नाम है, याद रखना। अपभ्रंश का कार्यकाल पूछा जाता है, अपभ्रंश का कार्यकाल कितना रहा तो बताना। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो काल होता है ये हमारा अपभ्रंश का कार्यकाल होता है, जबकि 1000 के बाद हमारा हिंदी का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो अपभ्रंश के बारे में जानकारी याद रखना। शाब्दिक अर्थ टूटा हुआ, इसके जन्मदाता कौन है तो आचार्य बिहारी। स्वयंभू क्या है तो अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कार्यकाल कब से कब तक है, 500 से 1000 ईस्वी तक है। और उसके बाद किसका शुरू होता है कार्यकाल तो बताना, हिंदी का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय भाषाओं का विकास, भारतीय भाषा का विकास किससे हुआ है तो बताना अपभ्रंश से हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़िया किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है तो बताना। उड़िया जो आती है हमारे मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। किसमें आती है, मागधी। मागधी में क्या क्या आती है तो याद रखना, एक तो उड़िया है, उसके बाद नेक्स्ट बंगाली भी इसी में आती है, बंगाली के बाद असमिया भी इसी में आती है, बंगाली, उड़िया, असमिया, उसके बाद बिहारी, 4 आती है इसके अंतर्गत, याद रखना। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इसके अंतर्गत एक आती है हमारी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। खस के अंतर्गत आती है हमारी पहाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट एक और आता है हमारा महत्वपूर्ण, आपने नाम सुना होगा, शोरसेनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत आती है हमारी महत्वपूर्ण, जिसे हम बोलते हैं पराग। पराग पैसा क्या है, पश्चिमी हिंदी, रासे क्या है, राजस्थानी, और गैस है गुजराती। ठीक, तो ये अपभ्रंश से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। एक व्यक्ति और बता देता हूं, एक व्यक्ति है हमारे भोलानाथ, लिख देता हूं अलग से, देखो यहां पर पूछे जाते हैं इस तरह से, अपवाद है भोलानाथ, व्यक्ति का नाम क्या है, भोलानाथ। भोलानाथ, इनका नाम ही भोला है। भोलानाथ ने बताया है कि जो हमारी पंजाबी भाषा है इसका जो अपभ्रंश है उस अपभ्रंश का नाम है टक। टक, ठीक है, तो पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ किस अपभ्रंश से, टक से, किसने बताया, भोलानाथ। ठीक है, जबकि अगर भोलानाथ नहीं होंगे तो हम बोलेंगे पंजाबी का जो हमारा उद्भव हुआ है ये हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से, जबकि भोलानाथ जो तिवारी है उनके आधार पर पंजाबी का उद्भव टक अपभ्रंश से हुआ है। ये चीज आपको याद रखना, ये अपवाद में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए क्या हमारा आंसर होने वाला है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी। टेलीविजन के बारे में पूछा गया है, कब शुरुआत की गई है भारत में टेलीविजन की, बताइए। 1961, 65, उसका 59 और 1927। देखो टेलीविजन की शुरुआत, ये जनसंचार सा क्वेश्चन है, ये जनसंचार माध्यम होता है, टेलीविजन की शुरुआत है। अगर शुरुआत की बात करते हैं टेलीविजन की तो बताना, टेलीविजन की शुरुआत की गई थी 1959 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर होता विधिवत रूप से, टेलीविजन विधिवत रूप से कब प्रारंभ हुआ है तो बताना 1965 में, जबकि 1927 जो दिया गया इसमें हमारी रेडियो सेवा प्रारंभ की गई थी। तो दोनों याद रखना, 1927 आए तो रेडियो, और 1959 आए, 1959 आए तो हमारा टीवी हो जाएगा, जबकि टीवी विधिवत मतलब विधि के आधार पर तो 1965 हो जाएगा। ठीक, तीनों पॉइंट याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये जनसंचार से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्या पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी हुई नहीं है। कौन सी रचना है हमारी जो अवधी भाषा में नहीं लिखी हुई है, बताइए। रामचरितमानस तो अवधी भाषा में महत्वपूर्ण रचना है, किसके द्वारा लिखी गई थी रामचरितमानस,
तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायशी द्वारा लिखी गई है, ये भी हमारी अवधि में है। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है, ये भी अवधि में है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर सागर। ये हमारी अवधि में नहीं है, ये किस में है? तो बताना, ये ब्रज में है। किस में है? ब्रज में है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारी ब्रज में आती है, आपको याद रखना। ब्रज भाषा की महत्वपूर्ण रचनाएं जैसा आती है हमारी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका हमारे ही एग्जाम में पूछी गई है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना, दोहावली। विनय पत्रिका, दोहावली, उसके बाद रत्नावली, तो बली बली वाली आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, सूर सागर, ये सब किस में लिखी गई है? हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अवधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, रचना नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछा है? हम उपसर्ग किस भाषा का उपसर्ग है? जो उपसर्ग दिया गया है, हम किस भाषा का हमारा उपसर्ग ये होने वाला है, बताइए। हम उपसर्ग हमारा किस भाषा का उपसर्ग है? महत्वपूर्ण इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना, जैसे हम, उसके बाद एक शब्द होगा गैर, दर, एन, उसके बाद नेक्स्ट बिल, हम, खुश, सर, अल, हर, बे। ठीक है। कौन सी भाषा के सारे उपसर्ग जो है हमारे दिए गए हैं? तो बताना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। उर्दू के हैं सब, जितने भी उपसर्ग। उपसर्ग मैंने आपसे बताया कि आप याद कर लो, क्योंकि उपसर्ग से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये पूछ लिया निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग किस भाषा का है, तो फिर ऐसा हो जाता कि हमारा नंबर ही कम होना है, और फिक्स है बिल्कुल। हिंदी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, अगर आप करना चाहो इसे कवर, तो आप इसे 20 से 30 दिन में अगर व्यवस्था से करोगे, तो आप, मैं मानता हूं, पूरा 100% कर सकते हो। यदि हमारे एग्जाम में 20 आए हैं, तो आप 20 के 20 टच कर आ सकते हो, आपका पेन नहीं रुकेगा। बशर्ते हिंदी टाइम लेती है व्यवस्था के साथ, मजाक नहीं हो सकती। जिसने मजाक की होगी हिंदी के साथ, सब सामने आया होगा। क्वेश्चन देखो आगे जो दिया गया है। हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी एक भाषा है। पृथ्वी से निकलने वाले तत्व, जो हमारे पृथ्वी से निकलने वाले तत्व होते हैं, इसमें हमारी कौन सी संख्या होती है, बताइए। अब हिसाब लगा लो, कौन सी संख्या होगी हमारी जो पृथ्वी से निकलते हैं। जैसे सोना लिख सकते हैं, चांदी, कोयला। ठीक है, ये चीजें इतने से ही पता चल गया होगा। लोहा लिख लो। और बताइए, जो भी चीजें निकलेंगी हमारी जमीन के अंदर से, गेहूं, चावल, जो धान निकलता है, सब जमीन के नीचे से ही निकल के आता है। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले जो तत्व होते हैं हमारे, सब क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे द्रव्यवाचक। ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से पूछा था, कि डायरेक्ट नहीं पूछा, थोड़ा सा हिलाया, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी से निकलने वाले जो तत्व होते हैं क्या होते हैं हमारे? सब द्रव्यवाचक होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा, और क्या पूछा गया है हमारा? छठा हिंदी सम्मेलन देविदिया कब हुआ था? 1999 में। कहां आयोजित किया गया था? छठा हिंदी सम्मेलन के बारे में पूछा कि ये हमारा कहां आयोजित किया गया था, बताइए। छठा हिंदी सम्मेलन, तो हिंदी सम्मेलन के बारे में याद रखना कि एक तो ये होते 3 वर्ष बाद है। कितने वर्ष बाद होते? 3 वर्ष बाद होते। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे हिंदी सम्मेलन आते हैं, तो बताना। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आते हैं। हम जो अपने हिंदी सम्मेलन कराते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो बताना। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आते हैं। पहला हिंदी सम्मेलन जो हमने कराया था नागपुर में 1975 में कराया था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, जबकि अब
जो लास्ट हमारा हिंदी सम्मेलन हुआ था 12वां हिंदी सम्मेलन था। और 12वां हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था तो बताना। फिजी की राजधानी सूबा में आयोजित हुआ था। ठीक है, सूबा या कहीं कहीं आप इसे जुबा भी पढ़ लेते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 12वां। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है 13वां जो हिंदी सम्मेलन अब हमारा आयोजित होगा ये होगा इंडोनेशिया के बाली में। सही है, तो ये जानकारी कि पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर आयोजित किया गया था तो ये हमारा नागपुर में आयोजित किया गया था। और 12वां जो अभी आयोजित किया है फिजी के सूबा या जुबा में, जबकि 13वां कहां पर होगा बाली में। होते कितने वर्ष बाद है तो बताना 3 वर्ष बाद हमारे हिंदी सम्मेलन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है कि देखो पहला हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। पहला हिंदी सम्मेलन हमारा भारत में आयोजित किया गया है। दूसरा हिंदी सम्मेलन हमारा मॉरिशस में आयोजित किया गया था। पहला भारत में, दूसरा कहां पर हुआ है मॉरिशस में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखो किस तरह से एक चक्कर सा चलेगा, पहला भारत, दूसरा मॉरिशस, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा फिर भारत, चौथा फिर मॉरिशस। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम से चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 10वां फिर भारत में होगा और 11वां फिर मॉरिशस में। तो इससे एक चीज पता चली कि देखो जितने अभी तक हमारे 12 कंप्लीट हुए उस 12 में से 3 तो हुए हमारे भारत में और 3 हो गए मॉरिशस में। और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, ठीक है, यूपी में पूछा गया है कि अब तक कितने हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित किए जा चुके हैं तो बताना 3। अगर कभी ये पूछा जाए मॉरिशस में तो बताना सर यहाँ भी 3। ठीक, उससे अलग के जो हमारे सम्मेलन है जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा तो ये हुआ। अगर पूछा जाए 5वां, हमारा 5वां हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था तो बताना पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया है। पहला दूसरा तीसरा चौथा क्लियर हो गया, 5वां। छठे की बात कर लेते हैं। जो छठा है हमारा ये आयोजित किया गया है लंदन में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा 7। तो देखो जैसे ही लिखोगे 7 और से ही मिलेगा, से 7 और से ही आपका आ जाएगा, ठीक है, सूरीनाम। सूरीनाम 7 सूरीनाम। वैसे तो 5 से भी आ जाएगा, पैसा 5 और पैसा पोर्ट ऑफ स्पेन। 6 का आधा कर देना, 3 में आपको लंदन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8वां। जैसे ही आप 8 करोगे इसे 9 कर देना, 9 से क्या हो जाएगा हमारा 8 9 मतलब न्यू यॉर्क हो जाएगा। 10वां फिर भारत में आया, 10वां फिर भारत में, 11वां फिर मॉरिशस में हुआ और 12वां जो अभी हमने पढ़ा है 12वां फिजी के सूबा या जुबा में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी सम्मेलन है, आप याद रख सकते हो। एक बचा होगा हमारा 7वां 8वां 9वां। बात कर लेते हैं अगर 9वां हिंदी सम्मेलन तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। ठीक, तो सभी हो गए देखो जितने भी, आप देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9 10 11 12 और जो अब आने वाला होगा कहां होगा हमारा इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, तो इसका आंसर क्या बना हमारा लंदन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बता तो सब दिया जाता है लेकिन आंसर छूट जाता है। ठीक, देखो आगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा गया है अकर्मक क्रिया का चयन करना है। कौन सी क्रिया है जो हमारी अकर्मक है बताइए। पढ़ना लिखना हंसना खेलना, बताइए क्या हो जाएगी अकर्मक। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है बताना, धातु। धातु के कितने भेद होते हैं, धातु के 2 भेद होते हैं। पहला मौलिक जो हमारी मूल अवस्था में होती है और दूसरा यौगिक। ठीक, तो मौलिक और यौगिक 2 होती है, धातु को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकर्मक पूछिए। अकर्मक क्रिया का चयन करना है। पढ़ना तो क्या हमारी सकर्मक, लिखना सकर्मक, उत्तर मिलता चला जाएगा। पढ़ना प्रश्न करो क्या पढ़ना तो आंसर मिल जाएगा समाचार पत्र पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ना, किताब पढ़ना, मैसेज पढ़ना। लिखना
पत्र लिखना, पुस्तक लिखना, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। हंसना, क्या हंसना बताइए, कुछ उत्तर मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब ये मत कह देना जोर जोर से हंसना, तो आंसर हो जाएगा कैसे हंसना। कैसे से प्रश्न कभी नहीं करना, सिर्फ प्रश्न करना है क्या हंसना, उत्तर नहीं मिलेगा क्या से। और जब कभी उत्तर ना मिले तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है, अकर्मक। तो हंसना क्या हो जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण हमारी अकर्मक क्रियाएं होती है, आपको याद रखना। जैसे देखो दी गई है हंसना, उसके बाद नेक्स्ट जीना, रोना, हंसना रोना दोनों अकर्मक आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चलना, सोना। तो ये सारी क्रियाएं क्या है हमारी, अकर्मक है। कुछ सकर्मक भी होती है, जैसे पीना, पानी पीना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सब हमारी सकर्मक क्रियाएं आती है। क्या सब प्रश्न करने से क्रिया की पहचान हो जाती है, अगर आप सही ढंग से करोगे तो मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का चयन करना है। क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया विशेषण से, और क्रिया विशेषण में भी पूछा कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें बताना है। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन, कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, तो क्रिया विशेषण जो होते हैं हमारे, उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है रीतिवाचक, जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्या पता चलता है, तौर तरीके का पता चलता है, और प्रश्न करते हैं हम कैसे शब्द से, इससे हमें उत्तर मिल जाता है। अगला होता है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, काल से पता चलता है समय का, ठीक है, और प्रश्न करते हैं हम कब से, उत्तर मिल जाता है। एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक से एक जगह का पता चलता है, और प्रश्न करते हैं हम कहां से। उसका लास्ट होता है हमारा रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, और उसके बाद होता है परिमाणवाचक, और प्रश्न करते हैं कितना से, ठीक। तो ये होते हैं हमारे क्रिया विशेषण। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। बताइए कौन सा दिया गया है जो एक तौर तरीके, एक ढंग को बताता है, कौन सा होगा हमारा रीतिवाचक। पहला क्या है, छत पर बंदर बैठा है, ये नहीं होगा। संबंध बताया गया है, वह पढ़ने आया परंतु पहुंच नहीं पाया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद मंदिर के पास सोहन का घर है, ये नहीं होगा। इस पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ो, रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, प्रश्न करोगे आप अगर क्रिया से तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। कैसे पढ़े, ध्यान पूर्वक, ठीक। तो याद रखना रीतिवाचक के बारे में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद अगर पूछा है क्रिया विशेषण होते क्या है, तो ये हमारे अभिकारी होते हैं, विकारी होते हैं, क्रिया विशेषण ही अभिकारी होते हैं, जबकि रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक सब हमारे अभिकारी के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पत्र लेखन से क्वेश्चन। हर टॉपिक से अपना क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। क्वेश्चन देखो जो दिया गया है, क्वेश्चन है सरकारी पत्र के अंत में, जब सरकारी पत्र का लास्ट होता है, अंत में क्या लिखा जाता है बताइए। पत्र संख्या, प्रेषित का नाम, महोदय लिखा जाएगा, या सूचना। देखो सूचना तो लास्ट में नहीं लिखी जाएगी, ये तो काट दो। अब इन 3 में से बताओ क्या होगा, बताइए। अगर बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा सरकारी पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है, अगर क्वेश्चन होता है सरकारी पत्र के प्रारंभ में क्या लिखा जाता है, तो सरकारी पत्र के प्रारंभ में लिखा जाता है पत्र संख्या। लेकिन क्वेश्चन पूछा हमारे अंत से, क्वेश्चन प्रारंभ से भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। प्रारंभ में आए तो पत्र संख्या, अंत में आए तो बताना प्रेषित का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्रारंभ किससे होता है, पत्र संख्या से, और अंत किससे होता है सरकारी पत्र का, बताना प्रेषित के नाम से। इस तरह से आप याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, आपके सामने विलोम शब्द है, आसान विलोम शब्द है। क्या विलोम शब्द है हमारा, बताइए। सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सौम्य, बिल्कुल सौम्य, सहज होता है, सहज। पहले तो ये बताओ जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, अलगाव, इसका क्या होगा विलोम शब्द। अलगाव होता अलग होना, बिखर जाना, फैल जाना, अलगाव, इसका होगा
लगाव, अलगाव का लगाव हो जाएगा। कटु का बताइए क्या होगा? कटु, इसका हो जाएगा कटु मतलब कड़वा बोलने वाला, और हमारा हो जाएगा मधुर अच्छा बोलने वाला। अब बताइए अगला जो ऑप्शन नंबर बी में है, क्या दिया गया है? नश्वर। क्या होगा नश्वर का? बताइए। नश्वर का होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। अब बचा क्या? सौम्य का हो जाएगा हमारा उग्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अब एक चीज बता देता हूं, अब कुछ को लग रहा होगा सर कि ये जो हमारा नश्वर है इसका चिरंतन होगा, तो ऐसा नहीं होता। अब देखो आपको समझने क्या क्वेश्चन होता, चिरंतन का विलोम शब्द तब हम लगाते हैं नश्वर, लेकिन मैंने पूछा है नश्वर का, तो नश्वर का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से याद रखना, क्योंकि आपको ये तो पता होगा यदि हमारा विलोम शब्द अगर तत्सम अगर हमारा संस्कृत में पूछा है तो आंसर भी संस्कृत में देना है, अगर अरबी फारसी में विलोम शब्द है तो उत्तर भी अरबी फारसी में देना है। ठीक है, इसी आधार से होते, अगर आप किसी और भाषा लैंग्वेज में दे दोगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ये याद रखना। सौम्य का उग्र हो जाएगा। अन्य जो लिखे हैं 100% है, आप अपना गूगल महादेव भी कर सकते हो और अपनी किताब भी उठा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, और क्या पूछा गया है इसमें? जब सुबह हुई वह पढ़ने लगा, निम्नलिखित में से उपवाक्य बताइए। उपवाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते। उपवाक्य के बारे में आपको याद रखना, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के हमारे 3 भेद होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक, तो इतना याद रखना कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। सही है। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आप करते हो, आपको इसका आंसर देना है कौन सा हमारा उपवाक्य होगा। अगर आपको परिभाषाएं भी पता है तो वो भी बता सकते हो। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में। ठीक है, आप अपना जीएस की सीरीज भी देख सकते हो, उम्मीद करता हूं वो भी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।